स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और पूरी तरह से निष्पक्ष जीवन यात्रा पर नजर डालने वाले हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने की कहानी। ये सफर अपने आप में अविश्वसनीय है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। एक तरफ एक युवा लड़का जो वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के चाय के स्टॉल पर हाथ बटा रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करता है। एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से निकलकर राजनीतिक शिखर तक पहुंचने का ये सफर वाकई बहुत ही नाटकीय और ध्यान खींचने वाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी वैचारिक यात्रा की नींव कब पड़ी होगी, तो शायद आप यकीन ना करें, सिर्फ 8 साल की उम्र में। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी शिक्षक चंद्रकांत दवे से प्रेरित होकर उन्होंने पहली बार आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक शाखा का दौरा किया था। बस यहीं से उनकी विचारधारा की वो पहली और सबसे मजबूत नींव रखी गई। देखिए, बचपन के ये जो दिन थे ना, ये उनके विश्व दृष्टिकोण को काफी गहराई से आकार दे रहे थे। आर्थिक तंगी तो थी, लेकिन उनकी रुचियां बहुत अलग थीं। पढ़ाई में वो भले ही एक औसत छात्र थे, लेकिन थिएटर और खेलों में उनकी गजब की दिलचस्पी थी। वे स्वामी विवेकानंद को बड़े चाव से पढ़ते थे और इतिहास को समझने के लिए लाइब्रेरी में जाकर सालों पुराने अखबार छाना करते थे। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात, उनके पास महंगे कपड़े तो नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा बेदाग और एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने का गहरा शौक था। और बचपन का एक बड़ा ही हैरान करने वाला किस्सा है जो उनकी निडरता को दिखाता है। एक बार वे पास की एक झील से, जरा सोचिए, मगरमच्छ के एक बच्चे को ही उठाकर घर ले आए। मतलब कोई आम बच्चा ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। फिर जब उनकी मां ने उन्हें समझाया, तब जाकर उन्होंने उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस झील में छोड़ा। यह छोटा सा किस्सा उनके बचपन की निडरता और रोमांच को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। फिर दौर आया 1960 के दशक का। देश के हालात बदल रहे थे और इन हालातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने वडनगर स्टेशन पर गुजरने वाली ट्रेनों में सैनिकों को चाय और खाना पहुंचाया। इन राष्ट्रीय संघर्षों ने उनके अंदर देशभक्ति की ऐसी आग जलाई कि 1967 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने जीवन का असली अर्थ खोजने के लिए अपना घर, परिवार और अपनी कम उम्र की शादी को पीछे छोड़ने का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक फैसला लिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया, अनिकेत। इस शब्द का मतलब ही है जिसका कोई घर ना हो। अपनी इन लंबी यात्राओं के दौरान वे इसी नाम से जाने गए। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये दरअसल उनके भटकने के उन वर्षों के दौरान उनके शाब्दिक और आध्यात्मिक वैराग्य को दर्शाता है। वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। और आपको बता दूं, ये वैराग्य कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। ये पूरे 2 साल का एक लंबा और एकांत सफर था। वो कलकत्ता से पूर्वोत्तर गए, फिर अल्मोड़ा और केदारनाथ की पहाड़ियों की खाक छानी, वहां से दिल्ली, राजस्थान और अंततः राजकोट होते हुए वापस गुजरात लौटे। यहां एक और दिलचस्प बात बताना जरूरी है। इस सफर के दौरान वे रामकृष्ण मिशन में संन्यास की दीक्षा लेने भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां से लौटा दिया गया क्योंकि इसके लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, जो वे उस समय नहीं थे। 1971 आते आते 18 साल की उम्र में उन्होंने पूर्णकालिक रूप से आरएसएस ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनकी शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से हुई थी। उनके शुरुआती काम क्या थे? मेहमानों को जगाना, उन्हें चाय नाश्ता देना और ऑफिस में झाड़ू पोछा करना। एक प्रचारक के रूप में इन सभी छोटे छोटे कामों को वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी खुशी के साथ किया करते थे। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, या कहें एक मेंटर होता है जिसने दिशा तय की हो। उनके लिए वो मेंटर थे लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें सब प्यार से वकील साहब कहते थे। वकील साहब का मार्गदर्शन बहुत ही अहम था। उन्होंने न केवल उनके व्यक्तित्व और कौशल को निखारा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वे अपनी औपचारिक पढ़ाई को अधूरा न छोड़ें। उनके ही दबाव और प्रोत्साहन के कारण शिक्षा का वो अधूरा काम पूरा हो सका। चलिए आगे बढ़ते हैं 1975 की तरफ। जब देश में इमरजेंसी लगी, तब उन्होंने भूमिगत रहकर यानी अंडरग्राउंड रहकर विरोध प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनकी मेहनत रंग लाई और 1978 में उन्हें रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। और हां, सबसे खास बात, वकील साहब की वो सलाह मानते हुए 1980 में उन्होंने राजनीति विज्ञान में अपना ग्रेजुएशन भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
और बस यहां से फॉर्मल राजनीति के दरवाजे खुल जाते हैं। 1985 में उन्हें आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। फिर तो जैसे उनकी राजनीतिक यात्रा ने गियर ही बदल लिया। 1987 में संगठन सचिव बनने से लेकर 1990s में लालकृष्ण आडवाणी जी की विशाल रथ यात्रा का सफल आयोजन करने तक वो तेजी से आगे बढ़े। 1995 के गुजरात चुनावों की रणनीति बनाना हो या 1998 में पार्टी का महासचिव बनना, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करते हुए राजनीति की बहुत बारीकियां सीखी। फिर आया साल 2001। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था। इसी साल उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की जगह ली और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शुरुआती दिन बिल्कुल भी आसान नहीं थे। राज्य में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसे लेकर काफी बड़े विवाद हुए। लेकिन जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में स्पष्ट रूप से बताया गया है, इस पूरे मामले में अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। ये उनके राजनीतिक सफर का एक ऐसा तथ्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10.9%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो आर्थिक विकास दर है जो गुजरात ने 2001 से 2010 के बीच उनके प्रशासन में हासिल की थी। उन्होंने गुजरात को पूरे देश में एक प्रमुख निवेश केंद्र और विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया था। और इसी ट्रैक रिकॉर्ड ने उन्हें राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया। 2014 और फिर 2019 में उन्होंने ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। पर एक बात जो बहुत अलग थी वो ये कि उन्होंने अपने परिवार को सत्ता और यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह से भी पूरी तरह दूर रखा। उनका विजन साफ था, अब ये पूरा देश ही उनका परिवार है। इसी अप्रोच के साथ उन्होंने खुद को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत और रिस्क लेने वाले नेता के रूप में स्थापित किया। ग्लोबल स्टेज पर ये जो रिस्क टेकर वाली छवि है ना, ये हवा में नहीं बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नीतियां इसकी गवाह हैं। चाहे आर्थिक सुधार के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला हो या देश भर में जीएसटी लागू करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव, इन सभी फैसलों ने एक कड़े और साहसिक फैसले लेने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान को पुख्ता किया है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा नेता जिसने अपना बचपन गरीबी और संघर्ष में बिताया हो, जिसने सालों तक पूरे देश में अकेले यात्रा की हो, क्या उसका वो शुरुआती जीवन और वैराग्य ही इन आधुनिक साहसिक नीतियों की असल बुनियाद है? क्या वो अकेलेपन का सफर ही उन्हें इतने बड़े जोखिम लेने का साहस देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।